हेलो एंड वेलकम टू दीक्षांत एडुटेक। मैं आप लोगों का एसएसटी टीचर। तो आज हम क्लास 10 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, यानी कि जो हमारे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वो देखने जा रहे हैं। ओके, उसे हम आज इस क्लास में करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते ओके विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो फर्स्ट हम जानेंगे कि नेशनलिज्म क्या है। व्हाट इज द वर्ड नेशनलिज्म? ओके, सिंपली वी कैन से दैट वननेस, ओके, एंड यूनिटी को ओके हम लोग वननेस कह सकते हैं। और फीलिंग ऑफ लव फॉर द नेशन, पैट्रियोटिक फीलिंग। ओके, ये जो भी ओके हम जो देश के लिए करते हैं, यानी कि देश को सोचकर जो हम करते हैं, ओके, उसी को हम क्या कहते हैं? नेशनलिज्म कहते हैं। तो यूरोप में नेशनलिज्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, ओके, इस चैप्टर में हम वही देखेंगे। तो यूरोप में नेशनलिज्म डेवलपमेंट करने के लिए ओके वहाँ के देशवासियों ने क्या किया, वहाँ के लीडर्स ने क्या किया, एंड उन लोगों का कंट्रीब्यूशंस क्या था, नेशनलिज्म कैसे क्या किया गया, डेवलप किया गया। तो यही चीज़ ओके इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो फर्स्ट ओके हम लोग स्टार्ट करेंगे मैप से। तो मैप में ओके ये जो मैप दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर, ओके, दो मैप हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो मैप है यूरोप का मैप है, तो ये बिफोर नेशनलिज्म है, यानी कि वहाँ पर नेशनलिज्म डेवलप्ड होने से आगे वहाँ का जो पॉलिटिकल मैप ओके इस तरह था। यानी कि ओके यहाँ पर हमें ओटोमन एम्पायर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें ऑस्ट्रियन एम्पायर दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ पर हमें रशियन एम्पायर दिख रहा है। यहाँ पर ओके बहुत सारे देशों के किसी देश के ऊपर क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। यानी कि क्लियर जो आज की तरह ओके यहाँ पर ये हमारे आफ्टर नेशनलिज्म दूसरा मैप है। ओके, यानी कि यहाँ पर जो एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ओके कोई ओटोमन एम्पायर हमें नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर कोई हमें ओके ऑस्ट्रियन एम्पायर नहीं दिख रहा है। यानी कि सब यहाँ पर क्या हो चुके, अब नेशन स्टेट हो चुके। किसके कारण से? नेशनलिज्म के कारण से। ओके, तो ये बिफोर नेशनलिज्म का यूरोप का मैप है, एंड ये आफ्टर नेशनलिज्म का ये यूरोप का मैप है। तो हम ओके अब देखेंगे कि व्हाट इज द नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में नेशनलिज्म का मतलब क्या है। तो पॉलिटिकल चेंज, ओके, एंड उसके बाद मेंटल वर्ल्ड ओके ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप में जो पॉलिटिकल चेंज आए और उसके बाद यूरोप में जो लोगों का ओके जो सोच था ओके वो एकदम बदल लिया। यानी कि ओके व्हाट इज नेशन स्टेट, ओके व्हाट इज नेशनलिज्म, ओके ये सब डेवलप्ड होने के बाद वहाँ पर इंडिपेंडेंट कंट्री जो अपना पॉलिटिकल बाउंड्री हो के इस तरह का नेशन स्टेट क्या होने लगे, क्रिएट होने लगे, वो हो गया। और दूसरा जो नेशन स्टेट क्या होने लगे, ओके फॉर्म होने लगे। किसके जगह में? मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर। पहले ओके ज़्यादातर यूरोप में भी ओके बहुत बड़ा बड़ा ओके एम्पायर ही हुआ करते थे। ओके एक एम्पायर के अंदर बहुत सारे कंट्री आते थे। तो ओके इसके कारण से ओके वहाँ पर डेवलपमेंट भी ज़्यादा नहीं ओके होता था, और उसके बाद ओके उन लोगों को एम्पायर के कंट्रोल में रहना पड़ता था। यानी कि यूरोप में जो नेशनलिज्म आए है ओके उसने क्या चेंज किया? नंबर 1 तो पॉलिटिकल चेंज किया है। ओके, नंबर 2 वहाँ का जो मेंटालिटी ओके वो भी चेंज किया है। नंबर 3 जो मल्टी नेशनल डायनेस्टिक स्टेट, यानी कि ओके एम्पायर के अंदर ओके बहुत सारा कंट्री था, अब वो इंडिपेंडेंट होकर ओके क्या बन गए? नेशन स्टेट बन गए। तो ये चेंजेस ओके हमें देखने को मिलते हैं नेशनलिज्म के कारण से। कहाँ पर? यूरोप में। सो दिस इज द ओके इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो आप ओके हम लोग देखेंगे दूसरा चीज यहाँ पर, वो है हमारा फ्रेडरिक सोरो का ओके पेंटिंग, क्योंकि ये ओके आप लोग की बुक में भी ओके फ्रंट पेज पे भी ये दिया गया है। तो ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग फ्रेडरिक सोरो ने ओके पेंट किया था। ये 4 सीरीज ऑफ पेंटिंग। एंड जो फ्रेडरिक ओके सोरो था वो क्या था? एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। ओके, एंड जिसका ये पेंटिंग ओके यहाँ पर दिख रहे हैं आप लोग ओके 1 2 3 4 पेंटिंग, ये जो 4 ओके सीरीज का वो पेंटिंग बनाए थे। वो पेंटिंग जब नेशनलिज्म यूरोप में क्या हो रहा था, डेवलप्ड हो रहा था, उस टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ओके इस पेंटिंग ने। इसीलिए इस पेंटिंग के बारे में ओके हम लोग यहाँ पर क्या कर रहा है, डिस्कस कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। ओके, सो ही वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट
whose a series of 4 painting became prominent for the rise of nationalism in Europe, यानी कि नेशनलिज्म को डेवलपमेंट होने में, ओके, यूरोप में नेशनलिज्म को डेवलप होने में फ्रेडरिक सोरो का ये जो पेंटिंग है कि उसका बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, भूमिका है। नाउ फ्रेडरिक सोरो का ओके जो बर्थ यानी कि ओके जन्म कहाँ पर हुआ था, 17 जनवरी 1807 पेरिस फ्रांस में हुआ था। एंड ओके मृत्यु कब हुआ था, 25 सितंबर 1887 में हुआ था। ओके ये हम फ्रेडरिक सोरो के बारे में थोड़ा ओके इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो ये जो फ्रेडरिक सोरो ने ओके ये जो पेंटिंग किया है, तो वो पेंटिंग के थ्रू ओके वो क्या लोगों को बताना चाहते थे, यानी कि ओके उसका मेन उद्देश्य यानी कि उसका मेन ड्रीम क्या था ये पेंटिंग बनाने का। तो फर्स्ट था कि ड्रीम ऑफ वर्ल्ड, यानी कि ओके वो कैसा दुनिया यानी कि कैसा यूरोप ओके वो चाहते थे। ओके यूरोप तो पहले एम्पायर के अंदर छोटे छोटे ओके एकदम से ओके बहुत सारे ओके देश छोटे छोटे ओके स्टेट पे या तो टेरिटोरी में क्या हुआ था, डिवाइड हुआ था। तो ये बिल्कुल वो नहीं चाहते थे, वो ऐसा ओके दुनिया चाहते थे कि सब लोग मिलकर रहे, ओके सब लोगों का आइडेंटिटी हो और वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, है कि नहीं, सबके पास अधिकार हो। तो इस तरह का ओके ड्रीम देखते थे, ये पेंटिंग के थ्रू ओके वो दर्शाना चाहते हैं। नंबर 2 यूनिवर्सल, ओके जो अभी ओके मैंने कहा। उसके बाद डेमोक्रेटिक ओके सोशल एज वेल एज ओके रिपब्लिक कंट्री चाहते थे वो पूरे दुनिया में, ओके इस तरह का देश हो जो जहाँ जिस दुनिया में हम लोग रहते। सो लास्ट ओके यूटोपियन विजन्स, यानी कि यूटोपियन विजन्स में विजन्स मीन्स क्या है, जो वो सपना देखे ओके सच्ची में ओके क्या नहीं हो सकता है, एकदम जैसे जैसे ओके एकदम उसने तो एकदम ओके फ्रेडरिक सोरो ने इस पेंटिंग में ये दर्शाने की कोशिश है कि सब चीज़ परफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिकली सब चीज़ कभी भी क्या नहीं हो सकते, परफेक्ट तो नहीं हो सकते। तो इसीलिए ओके इस पेंटिंग को ओके वहाँ पर उसे हम क्या भी कहते, यूटोपियन विजन भी कहते हैं हम लोग, यानी कि ओके ये 100% क्या नहीं हो सकते, सच यानी कि परफेक्ट नहीं हो सकते। ओके जिस हिसाब का दुनिया यानी कि वर्ल्ड का सपना देखा था फ्रेडरिक सोरो ने। एंड ये जो पेंटिंग है ओके वो कब बनाए थे फ्रेडरिक सोरो ने, 1848 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके 1848 में बनाए थे। एंड ये पेंटिंग को हम लोग क्या भी कहते हैं, यूटोपियन विजन भी कहते। क्यों, क्योंकि जिस तरह का समाज, जिस तरह का देश, जिस तरह का दुनिया, वो जिस तरह दुनिया का वो सपना देखते थे वो 100% तो क्या नहीं हो सकते, फुलफिल नहीं हो सकते। एंड क्या क्या सपना देखा था, यूनिवर्सल ओके डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ओके ये सब पूरे देश में इस तरह का ओके वो ड्रीम देखे थे। एंड वही ड्रीम को इसने क्या किया है पेंटिंग में हमें ओके बताने की कोशिश कर रहा है। सो अब हम क्या जानने की कोशिश करेंगे, फ्रेडरिक सोरो का ये जो पेंटिंग है ओके उसका डिस्क्रिप्शन, यानी कि वो पेंटिंग के थ्रू हमें क्या बताना चाहते हैं एंड वो क्या चाहते थे। यानी कि हम लोगों ने यूटोपियन विजन देखा, तो उसका यूटोपियन विजन क्या था ओके। एंड वहाँ पर जो पेंटिंग बनाए ओके वहाँ पर वो किस किस चीज़ को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो नंबर 1 यहाँ पर देखिए, पहले तो ओके ये फिगर देखिए, यहाँ पर ओके एक लेडी है और उसके बाद यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो गया। यहाँ पर ओके अलग अलग फ्लैग लेकर ओके किसी का ओके येलो रेड ब्लैक है तो जर्मनी हो गया, कोई ओके दूसरे कलर के ओके कपड़े भी उन लोग का अलग अलग है। एंड ओके अलग यहाँ पर फ्रांस हो गया, ओके अलग अलग देश क्या कर रहा है, एकदम लाइन में ओके क्या कर रहा है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज यानी कि ओके रेस्पेक्ट देते हुए ओके वो लोग क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। ओके तो इसी तरह से ये दिखाने की कोशिश किए गए ओके इस पेंटिंग में। तो फर्स्ट people of Europe and America pay homage to statue of liberty while passing. Liberty means freedom. Okay, and यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट में क्या है, फ्रांस है, उसके बाद ओके अमेरिका है, और यहाँ पर सॉरी यूरोप ओके फर्स्ट अमेरिका ओके उसके बाद, क्योंकि अमेरिका को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस में ओके जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज को क्या मिला था, इंडिपेंडेंस मिला था। तो अमेरिका ओके फर्स्ट जा रहा है ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रेस्पेक्ट देते हुए ओके यानी कि होमेज देते हुए। उसके बाद उसके लाइन में ओके बहुत सारा यूरोपियन कंट्रीज क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर जो ये लिबर्टी ओके स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो वहाँ पर ओके एक स्टैचू है, तो वो एक हाथ में क्या लिया है उसने, टॉर्च लिया है, और दूसरे हाथ में क्या है, चार्टर है। टॉर्च किसके लिए, टॉर्च है ओके वो एनलाइनमेंट के लिए, यानी कि ओके पूरी दुनिया को एक ओके
नॉलेज देने के लिए, यानी कि इंफॉर्मेशन देने के लिए कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ योर राइट, ओके, एंड व्हाट इज़ नेशन स्टेट, व्हाट इज़ नेशनलिज्म, ओके, ये जितना भी नॉलेज है यानी कि इंफॉर्मेशन है वो देने की, ओके, वो लाइट यानी कि ज्ञान देने की, ओके, कोशिश, ओके, कर रहा है। ये चीज़, ओके, वहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। दूसरा चीज़, ओके, उसके हाथ में क्या है, चार्टर है, यानी कि राइट्स ऑफ द मैन, यानी कि जो दूसरे हाथ में चार्टर है उसमें लोगों का अधिकार का, ओके, वहाँ पर क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। तो उसी तरह से सेकंड थर्ड में देखिए, डिफरेंट नेशंस आर कैटेगराइज्ड बाय देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम, यानी कि यहाँ पर दिख रहे हैं ना, अलग अलग देश अपना अपना फ्लैग को लेकर क्या कर रहा है, चल रहा है। एंड उन लोगों का जो ये पहन है, ओके, जो कपड़े पहने वो ड्रेसेस भी क्या है, अलग अलग है। यानी कि फ्रेडरिक सोरू ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर एक ही देश का लोग नहीं, ओके, अलग अलग देश के लोग क्या कर रहा है, एकदम लाइन में क्या कर रहा है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास करते हुए जा रहा है। अलग अलग फ्लैग उन लोगों ने कैरी किए हैं, अलग अलग अपने देश का, ओके, उन लोगों ने कॉस्ट्यूम यानी कि कपड़े क्या किए, पहने हुए। तो उसी से हमें पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही देश का नहीं, लेकिन यूरोप का, ओके, बहुत सारा देश क्या कर रहा है, इस लाइन में चल रहा है। ओके, नाउ फर्स्ट, ओके, अगर हम देखते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स, ओके, यूनाइटेड स्टेट्स के बाद स्विट्जरलैंड सेकेंड में, ओके, जा रहा है। उसके बाद फ्रांस जा रहा है, क्योंकि फ्रांस में, ओके, जो 1789 में रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद बहुत सारा चेंजेस आया था फ्रांस में भी। फ्रांस को, ओके, फॉलो कर रहा है जर्मनी, जर्मनी को फॉलो कर रहा है ऑस्ट्रिया, और उसके बाद, ओके, टू सिसिलिया को, ओके, जो कंट्री, ओके, वो फॉलो कर रहा है लोम्बार्डी हो गया। उसके बाद पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगेरी, ओके, रशिया। इस तरह से बहुत सारा, ओके, देश एकदम लाइन में जा रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पासिंग करते वक्त उसे क्या देते हुए, रेस्पेक्ट देते हुए, क्योंकि सभी लोग क्या चाहते हैं, अब फ्रीडम चाहते हैं, यानी कि लिबर्टी चाहते हैं अपने देश में, अपने देश के अंदर फ्रीडम, ओके, होकर रहना चाहते, वो लोग अपना अधिकार, ओके, चाहते। एंड ऊपर से अगर देखिए, ओके, तो वहाँ पर देखिए यहाँ पर क्राइस्ट यानी कि, ओके, जीसस क्राइस्ट, और उसके बाद एंजल्स हो गया, ओके, सेंट हो गया। तो वो लोग एकदम से, ओके, वो सीन को, ओके, देख रहा है, यानी कि, ओके, विजुअल है, ये तो विजुअलाइज्ड है ना, इस तरह का, ओके, बनाया गया है, क्योंकि देख रहा है, यानी कि वो लोग ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। और यही चीज़, ओके, क्या भी बता रहा है कि ब्रदरहुड यानी कि फ्रेटर्निटी भी, ओके, बता रहा है, यानी कि जो यहाँ सब, ओके, ऊपर से जो भी देख रहे होगे, या किसी दूसरे देश का, ओके, नहीं है, सब, ओके, ये यूरोपियन कंट्रीज का, वो सब, ओके, एकदम ब्रदरहुड यानी कि अपने भाईचारे के हिसाब से एकदम लाइन में जा रहा है। तो ये दिखाने की, ओके, ये दर्शाने की कोशिश किया है फ्रेडरिक सोरो ने। एंड लास्टली, ऑन द ग्राउंड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट, ओके, एब्सोल्यूटिस्ट, ओके, इंस्टीट्यूशंस, यानी कि यहाँ पर जो भी दिख रहा है, ओके, यहाँ पर राजा का जो ये मकट, ओके, यानी कि राजा का जो ये मकट, ओके, सॉरी, ये दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो भी, ओके, एब्सोल्यूट यानी कि मोनार्की के टाइम में, ओके, जो जो चीज़, ओके, इस्तेमाल करते थे, ओके, वो सब चीज़ों को, ओके, लोगों ने क्या कर दिया, फेंक दिया। अब, ओके, ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, ओके, हमें नया चीज़ चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, हमें क्या चाहिए, नेशन स्टेट चाहिए, ओके, हमें क्या चाहिए, राइट्स चाहिए, हमें ह्यूमन राइट्स चाहिए, हमें लिबर्टी चाहिए, हमें फ्रेटर्निटी चाहिए, हमें इक्वलिटी चाहिए, ओके। ये चीज़ों का, ओके, डिमांड लेकर लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास करें, यानी कि जो एब्सोल्यूटिस्ट, ओके, जो इंस्टीट्यूशंस का जो भी, ओके, सामान्य, ओके, उसे सब, ओके, उन लोगों ने क्या कर दिया, ओके, मतलब उसे थ्रो आउट किया, ओके। ये इस तरह से, ओके, यहाँ पर क्या कर रहा है, विजुअलाइज कर रहा है कौन, फ्रेडरिक सोरो। तो ऑल दिस इंफॉर्मेशंस वी गेट फ्रॉम द पेंटिंग ऑफ 4 सीरीज पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरो, हु वाज अ फ्रेंच पेंटर। नाउ अब हम बात करते फ्रेंच रेवोल्यूशंस का। वैसे तो कि अब आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे फ्रेंच रेवोल्यूशंस, है कि नहीं। हम लोग वहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशंस, रशियन रेवोल्यूशन, नाजिज्म, ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, ओके, वहाँ पर। तो फ्रेंच रेवोल्यूशंस 1789 में स्टार्ट हुआ था। क्यों हुआ था, ओके, क्योंकि सोशल कंडीशंस यानी कि सोशल कॉज, पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, सो ऑल दिस वेर द कॉजेस फॉर द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। ये तो हमें याद है कि नहीं। वहाँ पर सोसाइटी को 3 भाग में डिवाइड किया था, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट, कॉमन पीपल के बीच। एंड टैक्सेस सिर्फ, ओके, थर्ड स्टेट ही भरते थे। तो ये, ओके, जो इनजस्टिस था इसके खिलाफ, ओके, वहाँ पर उन लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया। तो यहीं से ब्रेड का प्राइसेस भी बढ़ जाते, फ्रेंच का पॉपुलेशन बढ़ जाते, है कि नहीं। और उसी में से
फ्रेंच और डेप्थ में होते जब लुइस 16 ओके वहाँ का किंग बनकर आते, तो लुइस 16 क्या करना चाहते थे, फिर टैक्सेस को इंक्रीज या तो टैक्स नया टैक्स को इम्पोज करना चाहते थे, है कि नहीं। तो इस तरह का जो हम लोगों ने क्लास 9 में किए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रेंच रेवोल्यूशंस का ओके क्या इन्फ्लुएंस यानी कि इम्पैक्ट है द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म ओके इन यूरोप, यानी कि यूरोप यानी कि पूरे यूरोपियन कंट्रीज में फ्रेंच का प्रभाव यानी कि इन्फ्लुएंस क्या था। फ्रेंच रेवोल्यूशंस तो हो गया ओके, हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या रहा और वहाँ से ओके ऐसा क्या क्या चीज़ था वहाँ पर ओके, ऐसा क्या क्या चेंजेस आया जिसके कारण से वो एक इम्पोर्टेंट ओके फैक्टर यानी कि इम्पैक्ट बन गए फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो देखते हैं यहाँ पर ओके ये ओके हम लोगों ने किया ये क्या हो गया, फ्लैग हो गया, ये नया फ्लैग ओके उन लोगों ने लाए थे बाय रिमूविंग द फ्लैग ऑफ मोनार्की। मोनार्की का उन लोगों ने फ्लैग हटाकर अपना ओके ट्राई कलर का फ्लैग बनाए थे। उसके बाद रेवोल्यूशनरीज ने ओके यहाँ पर बेस्टाइल ओके स्ट्रम हुआ था, बेस्टाइल को तोड़ दिया गया था, है कि नहीं। इस तरह से ओके उन लोगों ने लड़ा था गवर्नमेंट के खिलाफ यानी कि राजा के खिलाफ। तो फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशंस ओके ने क्या चेंजेस लाया, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाया, यानी कि फ्रांस का जो पॉलिटिकल सिस्टम था ओके वो टोटली क्या हो गया, चेंज हो गया। क्योंकि पहले राजा रूल कर रहे थे ओके, अब वहाँ पर कौन रूल करेंगे, द गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल, है कि नहीं। तो ये आ गया। उसके बाद पहले राजा ही रूल राजा का ही शासन चलते थे, अब राजा शासन करेंगे किसके तहत, यानी कि संविधानिक ओके रूप में अब राजा क्या करेंगे, देश को रूल करेंगे, यानी कि उसे हम बोलते कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एट द फर्स्ट स्टेज हम लोगों ने यही देखा था, है कि नहीं। 1791 में जब संविधान बन गए तो फ्रांस क्या बन गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि फ्रांस में राजा जो भी ओके कानून बनाएंगे या तो कानून व्यवस्था चलाएंगे, वो कानून नेशनल असेंबली ओके बनाकर राजा को देंगे एंड राजा उसी कानून व्यवस्था को ओके आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह का सिस्टम वहाँ पर आया था, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशंस के कारण पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज ओके हम लोग देख सकते हैं कहाँ पर, फ्रांस में ओके। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा दूसरा यूरोपियन कंट्रीज के लिए ओके। वो लोग बहुत ही इंस्पायर्ड हो गए जब ओके उन लोगों ने पॉलिटिकल चेंज एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस को देखा फ्रांस में। उसके बाद अब मोनार्की ओके क्या हो गया, रिपब्लिकन गवर्नमेंट हो गया, क्योंकि मोनार्की मीन्स द कंट्री विच इज रूल्ड बाय द किंग। पहले फ्रांस में लुइस 16 यानी कि ओके वहाँ पर राजा का रूल चलता था, लेकिन धीरे धीरे ओके अब कंप्लीटली मोनार्की सिस्टम हट कर वहाँ पर किसका गवर्नमेंट आ गया, रिपब्लिकन गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ओके रूल्ड बाय द ओके फॉर्म्ड बाय द पीपल और द कंट्री रूल्ड बाय द पीपल इज कॉल्ड द रिपब्लिकन गवर्नमेंट। दूसरा यहाँ पर कलेक्टिव आइडेंटिटी, यानी कि ओके कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्या करने के लिए, डेवलप्ड करने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने ओके बहुत सारा ओके स्टेप उठाए। तो उसी में से ओके एक स्टेप है ला पैट्री एंड ले सिटियो ओके एंड ट्राई कलर फ्लैग। यहाँ पर ओके देख रहे हैं ना आप लोगों को। अब ला पैट्री एंड ले सिटियो क्या है, ला पैट्री मीन्स फादरलैंड एंड ले सिटियो मीन्स सिटीजन्स, यानी कि वो जो फ्रांस का ओके जो भूमि है वो भूमि किसके लिए है, फ्रांस के सिटीजन्स के लिए है। यानी कि ओके वहाँ पर जो ये मात्र ओके वो जो भूमि है, फ्रांस जो लैंड है ओके जो एरिया है, यानी कि फ्रांस जो कंट्री है वो किसके लिए है, फ्रेंच पीपल के लिए है। एंड ओके वहाँ पर सिटीजन्स को यानी कि फ्रेंच सिटीजन्स को सभी प्रकार की सुविधा यानी कि अधिकार, सभी प्रकार की सुविधा ओके उन लोगों को मिलना चाहिए एंड वहाँ के सरकार को देना होगा। वहाँ पर ओके कोई किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब लोगों के फ्रेंच सिटीजनशिप है। क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा था फर्स्ट स्टेट का ओके नोबिलिटी भी फ्रेंच सिटीजनशिप है, क्लर्जी ओके सॉरी सेकंड नोबिलिटी वो भी फ्रेंच सिटीजनशिप ही है एंड थर्ड स्टेट का कॉमन पीपल भी क्या था, फ्रेंच सिटीजनशिप ही था। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन था कि नहीं था ओके। तो इसी चीज़ को ओके ख़त्म भी किया, किसके कारण ख़त्म हुआ, किसके कारण, फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण। तो ये आ गया ओके एंड ट्राई कलर फ्लैग ला गया, ट्राई कलर ओके फ्लैग लाकर ओके मोनार्की का जो फ्लैग था रॉयल फ्लैग ओके उसे क्या कर दिया, हटा दिया। हम ओके रेवोल्यूशनरी ओके फ्लैग ही रखेंगे, हम मोनार्की यानी कि रॉयल फ्लैग को हम नहीं रखेंगे। यानी कि ओके जो ओके
चेंजेस हुआ है ओके, उसको हम क्या नहीं करेंगे, अब उस चीज़ को रखेंगे ही नहीं एकदम ओके, उसे हम भूल जाएंगे। यानी कि ओके जो नए नए ओके चेंजेस आए हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फ्यूचर ओके इसी के हिसाब से ओके क्या करते चलते हैं। तो उन लोगों ने भी यही सोचा, इसीलिए ओके उन लोगों ने क्या किया, नया रेवोल्यूशनरी फ्लैग लाए ओके, ट्राई कलर का, ला पैट्री ओके एंड लेसिटियो जैसे कंसेप्ट उन लोगों ने लाए। पहले नोबिलिटी, क्लर्जी ओके, थर्ड स्टेट ओके इसके नाम से जानते थे, अब सब लोग किस नाम से जानेंगे ओके, लेसिटिव, यानी भी ओके वो सब लोग किसका है, फ्रेंच सिटीजनशिप है। उसी तरह से ओके फ्रांस को क्या कंसेप्ट दे दिया, ला पैट्री, यानी कि ओके वो जो फादरलैंड है वो सबकी भूमि है, सब लोगों का ओके उतना ही अधिकार है, एंड सब लोगों के अपने देश के लिए क्या करेंगे, जिएंगे, देश के लिए ओके करेंगे और देश के लिए मरेंगे ओके, जो भी करेंगे देश के लिए करेंगे। इस तरह का कंसेप्ट ओके रेवोल्यूशनरीज ने लेकर आए। और सेकेंड, थर्ड, न्यू हिम्स ऑथ्स ओके मार्टायर्स वर ओके कमेमोरेटेड ओके, यानी कि नए नए ओके हिम्स, यानी कि नए नए ओके जैसे मर्साइलिस जैसे ओके, जो हम लोगों ने बाद में जाकर वो क्या हुआ था, नेशनल एंथम हो गए फ्रांस का। इस तरह का ओके नए नए हिम्स ओके, नए नए पोएट्स ओके, पोइम्स, स्टोरीज ओके ये लाए। और ओथ्स ओके बहुत सारे लोगों को अपने देश प्रति ओके क्या करना होगा, अब सोचना होगा, काम करना होगा ओके, इस तरह का ओथ्स यानी कि प्रॉमिस भी ओके करने के लिए बोला गया। और मार्टायर्स ओके जो भी शहीद हुआ था ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशंस ओके, उन लोगों को श्रद्धांजलि की ओके श्रद्धांजलि दिया गया, ताकि ओके उन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन से ओके फ्रांस को मोनार्की से रिपब्लिक बनाने में ओके, तो वो कभी भी ना भूले, यानी कि वो कभी भी ओके इतिहास से ना मिटे। तो इस तरह का ओके कदम उठाए फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने। एंड जो पहले स्टेट जनरल हुआ करते थे कि नहीं, हम लोगों ने स्टेट जनरल भी डिस्कस किया है। तो स्टेट जनरल क्या था कि फ्रांस में राजा को अगर कोई नया कानून लाना है तो उसे किसके साथ असेंबली यानी कि किसके साथ बैठक ओके करना होता था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट के साथ, जिसको हम क्या बोलते थे, स्टेट जनरल, स्टेट जनरल। अब ये स्टेट जनरल क्या हो गया ओके चेंज हो गया, अब उसे क्या कहेंगे हम लोग, नेशनल असेंबली। अब कानून ओके जो भी है फ्रांस में वो कौन बनाएंगे, नेशनल असेंबली बनाएंगे ओके। और उसके बाद कॉमन लैंग्वेज को क्या किया गया, प्रीफर किया गया ओके, जो भी रीजनल यानी कि ओके वहाँ का जो लोकल यानी कि डिफरेंट जो डायलेक्ट लैंग्वेज था ओके उसे थोड़ा ओके दूर रखा, और बोला गया कि ओके हम सब लोग एक ही कॉमन लैंग्वेज को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ओके फ्रेंच लैंग्वेज को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ताकि ओके हम सभी ओके पीपल में क्या है, यूनिटी आए। क्योंकि ओके ये भी एक क्या हो गया, कलेक्टिव आइडेंटिटी का ओके कलेक्टिव आइडेंटिटी लाने का एक बहुत ही बेहतरीन स्टेप था फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का। उसके बाद पूरे दुनिया में यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स ओके, एडमिनिस्ट्रेशंस एकदम ऐसे बना लिया ओके, एकदम सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशंस, ताकि उस एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर ओके कोई भेदभाव ना हो, सभी सिटीजन्स को क्या मिलना चाहिए, यूनिफॉर्म लॉ, यानी कि सभी के लिए कानून क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और उसी के साथ साथ ओके इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज, मैनुअल ड्यूज, जो बहुत सारी ड्यूज था ओके वहाँ के लोगों को किंग को पे करने का ओके, मतलब किंग को पे करने के लिए वो जो भी हो, और जो भी टैक्सेस था ओके तीथी स्थैली ओके वो सब क्या कर दिया, खारिज कर दिया। एबोलिशन ओके मीन्स खारिज करना। उसके बाद यूनिफॉर्म मेजर्स ओके, यूनिफॉर्म मेजर्स ऑफ वेट एंड मेजर्स, यानी कि जो वेट एंड मेजर्स ओके ये एकदम यूनिफॉर्म सिस्टम लाए गए इसमें ओके, एकदम से क्या होना चाहिए, सभी जगह फ्रांस के ओके सभी जगह में क्या होना चाहिए, एक्यूरेट। अगर यहाँ पर ओके इस तरह का वेट एंड मेजर्स का इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पर भी उसी तरह का होना चाहिए, ताकि ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छे से क्या हो सके, डेवलप्ड हो सके। उसी तरह से ओके उन लोगों ने ये भी सोचा कि फ्रेंच पीपल ने कि ये हमारा डेस्टिनेशन से ओके, वी आर लकी, यानी क्योंकि पूरे यूरोपियन कंट्रीज में ओके हम लोग लकी है, ये एकदम फॉर्चुनेट है, ये डेस्टिनी है हमारे ओके, डेस्टिनी में ही ये लिखा गया है कि हम पूरे यूरोपियन कंट्रीज को क्या करें, मॉडर्नाइज करें, यानी कि डेमोक्रेसी लाए ओके, लिबर्टी लाए, फ्रेटर्निटी लाए ओके, ये जो भी है नेशन स्टेट लाने का, नेशनलिज्म ओके लाने का, और वहाँ पर भी डेवलप करने का ओके, ये जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ओके ऊपर वाले ने ओके हमें दिया है, तो ओके पूरी यूरोपियन कंट्री में ओके हमें ये क्या करना चाहिए, स्प्रेड कर देना चाहिए, यानी कि डेवलप्ड करवा देना चाहिए। तो इस तरह ओके यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशंस का क्या रहा, इम्पैक्ट रहा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो यूरोप में अब फ्रांस में तो ओके हम लोगों ने देख ही लिया ओके क्या क्या चेंजेस आया है।
तो यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन को ओके किस हिसाब से देखा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन यूरोप। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस भी ओके सीमित नहीं रहा। फ्रेंच रेवोल्यूशंस वहाँ ओके स्टार्ट होने के बाद ख़त्म भी हो गया। ओके, बहुत सारा चेंजेस भी आया, पॉलिटिकल चेंजेस आया, सोशल चेंजेस आया, इकोनॉमिक चेंजेस आया, लेकिन ओके वही सीमित नहीं रहा। अब वहाँ से ओके दूसरा यूरोपियन कंट्रीज में भी क्या हो रहे थे, स्प्रेड हो रहे थे। ये तो होना ही है कि नहीं? अगर फ्रांस में इतना सारा डेवलपमेंट आते रेवोल्यूशंस के कारण, तो दूसरा यूरोपियन कंट्रीज में लोग नहीं करेंगे रेवोल्यूशन? करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। तो यूरोप में ओके फ्रेंच रेवोल्यूशन को ओके किस हिसाब से देखा गया, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या देख सकते हो कि हम लोग यूरोप में जितना भी एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर, ओके उन लोगों ने क्या स्टार्ट किया, जैकोबिन क्लब, जो ओके मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने ओके स्टार्ट किया था, जैकोबिन क्लब। तो ये जैकोबिन क्लब पूरे ओके यूरोपियन कंट्रीज में क्या होने लगे, अब बनने लगे। स्टूडेंट्स, एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल एंड अदर मेंबर्स ओके मिलकर ऐसे ओके जैकोबिन क्लब्स यानी कि पॉलिटिकल क्लब बनाने लगे और सरकार के खिलाफ ओके बहुत सारे यानी कि ओके बहुत सारे क्या सही है क्या सही नहीं, ओके इसके खिलाफ वो लोग क्या करने लगे, आवाज़ उठाने लगे। तो ओके इस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशंस का इम्पैक्ट हम लोग देख सकते हैं। दूसरा, जब भी ओके फ्रेंच आर्मीज कहाँ जा रहे थे, हॉलैंड जा रहे थे, बेल्जियम जा रहे थे, स्विट्जरलैंड ओके इटली जा रहे थे, तो उन लोगों को एकदम से क्या किया, ओके वेलकम किया कि अब हमारे मसीहा आ गए। यानी कि फ्रेंच आर्मीज को ओके वो लोग क्या मानने लगे, मसीहा मानने लगे, यानी कि ओके गॉड की तरह मानने लगे। किसके लिए, लिबर्टी के लिए, इक्वलिटी के लिए, फ्रेटर्निटी के लिए, ओके नेशनहुड के लिए, ओके नेशनलिज्म के लिए, क्योंकि वो सब पहले कहाँ पर डेवलप्ड हुआ था, फ्रांस में डेवलप्ड हुआ था। अगर वो आ रहा है तो उन लोगों का ओके एक क्या बन गए, एस्पिरेशंस यानी होप बन गए कि फ्रेंच आर्मीज आ रहा है हमारे देश में, अब हमारे देश में भी क्या आएंगे, डेमोक्रेसी आएंगे, हमारे देश में भी रिपब्लिकन गवर्नमेंट आएंगे, हमारे देश में भी राइट्स की बात होंगे, राइट्स हमें अधिकार मिलेंगे, हमारे देश में लिबर्टी आएंगे, इक्वलिटी आएंगे, हमें फ्रीडम मिलेगा। ओके, तो इस तरह का ओके जो एस्पिरेशंस वो लोग रखने लगे किसके ऊपर, फ्रेंच आर्मीज के ऊपर। और उसके बाद ओके अब फ्रेंच आर्मीज और क्या हो गया, इंस्पायर्ड हो गया। अब वो लोग आइडिया ऑफ नेशनलिज्म यानी कि नेशनलिज्म्स का ओके आइडिया लेकर यूरोपियन का ओके डिफरेंट कंट्रीज में वो लोग क्या करने लगे, जाने लगे। एंड वहाँ पर ओके उन लोगों को बहुत ही क्या किए जाते थे, एकदम रेस्पेक्ट किए जाते थे। ओके एकदम उन लोगों को अच्छे से खातिरदारी ओके किए जाते थे, क्योंकि दूसरा यूरोपियन कंट्रीज ओके जो लोग ओके डेमोक्रेसी को यानी कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट को ओके लिबर्टी को सपोर्ट करते, ओके वो लोगों ने उन लोगों को एकदम क्या किया, वेलकम किया। उन लोग को ये लगा कि ओके अब हमारे देश में भी फ्रांस की तरह क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। एंड जो सेंस ऑफ कलेक्टिविटी ओके कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप्ड इन ओके अदर यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस के कारण ही, यानी कि फ्रांस में जो ओके डेवलपमेंट हुआ है, चेंजेस आया है, वो देखकर अब यूरोपियन कंट्रीज में भी ओके सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी ओके ये जो है ओके वो लोग क्या करने लगे, इसके ऊपर काम करने लगे थे। तो अदर यूरोपियन कंट्रीज में ओके जो रेवोल्यूशन है यानी कि ओके फ्रेंच रेवोल्यूशंस इस तरह से हुआ था, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशंस तो ऑब्वियसली फ्रांस में ही हुआ है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है ओके उसका जो इन्फ्लुएंस है हम अदर यूरोपियन कंट्रीज में भी देख सकते हैं। यहाँ पर ओके दिख रहे हैं ना इस तरह से, किस तरह से ओके दूसरा ऐसे ओके बहुत सारे फैक्ट है ओके और बहुत सारे इस तरह का ओके पिक्चर पेंटिंग बनाए गए थे जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या रहते, सोर्सेस रहते। नाउ अब हम लोग की बात करते हैं, क्योंकि एट लास्ट में ओके फिर फ्रांस में और फ्रांस का किंग कौन बन जाते, नेपोलियन बोनापार्ट, है कि नहीं। अब नेपोलियन बोनापार्ट में एक चीज़ ओके पहले कर लेते हम लोग, नेपोलियन बोनापार्ट जब आए फिर से डेमोक्रेसी क्या हो गया, फ्रांस में ख़त्म हो गया, फिर से ओके मोनार्की रिस्टोर हो गया वहाँ पर। लेकिन पहले का मोनार्की सिस्टम, लुइस 16 का टाइम का मोनार्की सिस्टम एंड नेपोलियन बोनापार्ट का ओके मोनार्की सिस्टम में बहुत ही अंतर था, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट का ये जो मोनार्की सिस्टम है ओके उसमें बहुत सारे ओके अच्छे अच्छे उसने क्या लेकर भी आए, रिफॉर्म लेकर आए, यानी कि बहुत सारा ओके नए नए ओके सिस्टम को वो लेकर आए। तो वो क्या क्या था, उसी को हम क्या कहते, नेपोलियनिक ओके कोड कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन ये ओके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओके सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते कि नेपोलियनिक कोड क्या है, राइट अ शॉर्ट ओके नोट ऑन द नेपोलियनिक कोड। सो फर्स्ट
बर्थ प्रिविलेज वो रिमूव। ओके, एकदम से ओके ध्यान से देखिए, एकदम से याद हो जाएंगे कि नेपोलियन कोड में नेपोलियन ने ओके क्या रूल्स बनाए थे। नंबर 1 जो बर्थ प्रिविलेज था। अब बर्थ प्रिविलेज मीन्स ओके हम लोगों ने पढ़े कि फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट यानी कि नोबिलिटी एंड क्लर्जी का जो पूरे परिवार को ओके यानी कि उसका बेटा या बेटी को ये जो जन्मसिद्ध ओके अधिकार था कि ओके टैक्स नहीं भरना है। ओके इस तरह का जो बर्थ प्रिविलेज था ओके एंड जो रेस्पेक्ट ओके उन लोगों को सोसाइटी में ओके मिलता था, तो ये जो प्रिविलेज था ओके उसे नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया। नंबर 1 नेपोलियनिक कोड में ओके फर्स्ट ओके प्रिंसिपल ये आते। दूसरा इक्वलिटी ओके, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि नेपोलियन ने कहा कि फ्रांस का ओके सभी लोग क्या रहेंगे, कानून के आगे सब लोग क्या है, एक समान है। ओके एक समान होके उन लोग को क्या किए जाएंगे, ट्रीट किए जाएंगे। नंबर 3 राइट टू प्रॉपर्टी वाज गिवन। ओके यानी कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी ओके वो भी दिया गया नेपोलियनिक कोड के थ्रू। नंबर 4 एडमिनिस्ट्रेटिव ओके डिविजन्स, यानी कि एफिशिएंट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस को क्या किया, स्टार्ट किया नेपोलियन बोनापार्ट ने। ओके किस डिपार्टमेंट को कौन देखेंगे, ओके तो इस तरह से देखेंगे तो ओके ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशंस क्या करेंगे, डेवलप्ड हो जाएंगे। नंबर 4 फ्यूडल सिस्टम वाज एबोलिश्ड। ओके यानी कि फ्यूडल सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जो पहले थर्ड स्टेट पीपल को फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट एंड किंग को जो फ्री सर्विस देना पड़ता था उसे हम क्या कहते, फ्यूडल सिस्टम कहते, वो नेपोलियन ने क्या कर दिया, हटा दिया। नंबर 5 प्रेजेंट को क्या कर दिया, फ्री फ्रॉम सर्वडम। सर्वडम मीन्स ओके जो भी ड्यूज था सरकार को ओके देने के लिए वो भी ओके क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और मैनुअल ड्यू भी ओके वही है जो इस तरह का ओके जो भी दासीपन या दासपन यानी कि ओके दास आपने अपने मालिक के घर में जाकर ओके क्या करना है, काम करना है, तो ये जो चलन था ओके इसे खत्म कर दिया। और जितना भी मैनुअल ड्यूज था ओके लोगों को किंग को देने का या तो कि किसी लैंडलॉर्ड को देने का ओके जितना भी ड्यूज था उसे भी क्या कर दिया, हटा दिया। अब ओके मेरे जो रूल है ओके उसमें क्या होगा, नया ओके यानी कि ओके नए हिसाब से क्या किए जाएंगे, हिसाब किताब रखेंगे ओके, नए हिसाब से लॉ बनाएंगे ओके, नए हिसाब का टैक्सेस क्या करेंगे, इम्पोज करेंगे। वो पुराना जो भी सिस्टम है ओके उसे सब क्या कर दिया, हटा दिया। एंड ये जो गिल्ड सिस्टम है इसे भी हटा दिया। गिल्ड सिस्टम मीन सिंपली ओके पहले क्या होते थे, सपोज मान लीजिए कि ओके ये एक टाउन है, टाउन में ओके 10 लोग क्या है, यहाँ पर 10 ही लोग क्या है, ट्रेडर्स है। तो ये 10 लोग मिलकर एक एसोसिएशंस बनाते थे, उसी को हम लोग क्या कहते, गिल्ड्स कहते। एंड इन लोग का काम क्या होते थे कि शहर में क्या करना, गुड्स सप्लाई करना ओके, लेकर आना उसका ओके क्वालिटी, उसका प्राइस। लेकिन इसके कारण से ओके क्या प्रॉब्लम होते थे, अब ये जो गिल्ड थे दूसरे ओके यहाँ के ट्रेडर्स को ओके आने नहीं देते थे, इसीलिए ओके वो सिस्टम को क्या कर दिया, नेपोलियन ने हटा दिया। गिल्ड सिस्टम वाज रिमूव्ड। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस को ओके बहुत ही, ये सिस्टम को बहुत ही क्या किया, डेवलप्ड किया, क्योंकि यही चीज़ क्या करेंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स को डेवलप करेंगे। अगर ओके लोगों का वृद्धि यानी कि लोगों का विकास हो गया तो सरकार का विकास होना तो ओके वैसे ही है, इसीलिए ओके ज़्यादातर ध्यान ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि ट्रांसपोर्टेशन एंड ओके कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर भी दिया गया। एंड यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर ये हम लोग ओके डिस्कस कर चुके ओके, ये भी लाया गया। एंड सबसे इम्पोर्टेंट कॉमन नेशनल करेंसी सिस्टम ओके इंट्रोड्यूस किया नेपोलियन ने, क्योंकि उस टाइम क्या होते थे ओके यहाँ पर दूसरा करेंसी, यहाँ पर दूसरा ओके, यहाँ पर दूसरा, तो इसके कारण से क्या होते थे, ट्रेडर्स यानी कि मर्चेंट्स यानी कि बिजनेसमैन को ओके बहुत सारा तकलीफ होते थे। अब किसी का करेंसी ज़्यादा होती तो किसी करेंसी का ओके वैल्यू ओके कम होते ओके, तो ये सब चीज़ ओके इस तरह का प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ओके सब लोग किसको फॉलो करेंगे, कॉमन करेंसी ओके नेशनल करेंसी सिस्टम को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। सो these principles okay are indulged in the Napoleonic Code which was started by the okay or introduced by the Napoleon। यहाँ पर जो देख रहे हो ओके वो कौन है, नेपोलियन बोनापार्ट। ओके नेक्स्ट है हमारा रेस्पॉन्स ऑफ यूरोप और यूरोपियन कंट्रीज ओके टू द नेपोलियनिक कोड। अब यानी कि नेपोलियन ओके जो ये इसके पहले ओके हम लोगों ने किया जो कानून बनाए थे नेपोलियनिक कोड में, तो उसे यूरोपियन कंट्रीज के ओके लोगों ने कैसे देखे यानी कि किस हिसाब से देखे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है ओके। तो फर्स्ट तो क्या किया था ओके, हम ऑलरेडी डिस्कस किए ओके हम लोगों ने कि एकदम वेलकम किया, क्योंकि उन लोगों को मसीहा मानते थे।
अगर फ्रेंच आर्मी से आ रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट आ रहा है, यानी कि ओके डेमोक्रेसी आ रहा है, ओके डेमोक्रेसी नहीं, ओके यानी कि डेवलपमेंट आ रहा है, उसके बाद राइट्स आ रहा है, लिबर्टी आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर ओके लोगों ने क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो ये ट्री ऑफ लिबर्टी, ट्री ऑफ लिबर्टी, ओके इस तरह का पेंटिंग किया गया है यहाँ पर ओके एकदम नेपोलियन बोनापार्ट को ओके उसे इनॉग्रेट ओके करने के लिए भी ओके लेकर जा रहा है, हाथ में ओके एकदम डॉक्यूमेंट्स यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट ओके लिबर्टी ओके फ्रीडम, ये सब वहाँ पर ओके पेंटिंग में डेपिक्ट करने की कोशिश किए गए। तो यहाँ पर देखिए रेस्पॉन्स ऑफ यूरोपियन टू द नेपोलियन कोड, फर्स्ट होलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल ओके माइन्स, मिलान ओके वार्सा, फ्रांस आर्मी वो ग्रेटेड एज द मसाया फॉर लिबर्टी, यानी कि फ्रांस आर्मी को एकदम वेलकम किया गया ओके, क्योंकि अब फ्रेंच आर्मी आ गए ओके, हमारे देश में भी क्या आएंगे, लिबर्टी आएंगे, हमारे देश में भी ओके हमें क्या मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे, हमारे देश में भी फ्रांस की तरह क्या आएगा, चेंजेस आएगा। तो इस हिसाब से ओके वो लोग देखते थे ओके फ्रेंच आर्मीज को, यानी कि नेपोलियन को और नेपोलियनिक ओके कोड को यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिडंट गो हैंड टू हैंड विथ पॉलिटिकल फ्रीडम ओके। यहाँ पर देखिए अब यहाँ तो ओके हम लोग किसके बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस के बात कर रहे हैं ओके। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशंस स्टार्टेड बाय नेपोलियन बोनापार्ट ओके, वो बात कर रहा है। अब वो और पॉलिटिकल फ्रीडम वो अलग बात है। सपोज मान लीजिए कि ये देश नेपोलियन बोनापार्ट के ओके शरण में या तो कंट्रोल में आ गए, इसीलिए क्योंकि ओके नेपोलियन बोनापार्ट वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म यहाँ पर लाएंगे तो ठीक है ओके, लेकिन ये किसके कंट्रोल में हो जाएंगे, फ्रांस यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट के ओके कंट्रोल में हो जाएंगे। उससे तो ओके वो तो क्या नहीं है, हमारा पॉलिटिकल फ्रीडम तो नहीं है कि नहीं। तो ये चीज़ आ गया, अब धीरे धीरे ओके अब प्रॉब्लम्स ओके यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज में। दूसरा चीज़, जितना भी न्यूली एनेक्स्ड यानी कि कैप्चर्ड टेरिटोरी से ओके उन लोगों को बहुत ज़्यादा ओके टैक्सेस भरना पड़ा और सेंसरशिप भी ओके लग गए, उन लोग के देश में भी ओके सेंसरशिप अब लग गए। सेंसरशिप मीन्स जो मीडिया के ऊपर ओके लग जाते लिमिटेशंस ओके, तो उसे हम क्या कहते, सेंसरशिप कहते। एंड वहाँ पर अब नेपोलियन बोनापार्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस यानी कि रिफॉर्म लाने के लिए किसका जरूरत पड़ेंगे, टैक्सेस का जरूरत पड़ेंगे। अब टैक्सेस ओके इतने ज़्यादा ओके टैक्सेस इम्पोज हो रहा था कि अब वहाँ के लोग धीरे धीरे अब ओके डर रहे थे कि पहले तो ओके नेपोलियन बोनापार्ट को और उसका जो कोड था उसे एज अ मसीहा ओके उसके रूप से देख रहे थे। अब वो लोग क्या हो रहा है, डर रहा है ओके, बाप रे ओके इतना ज़्यादा क्या भरना पड़ रहा है, टैक्सेस भरना पड़ रहा है, उसी के साथ साथ सेंसरशिप भी ओके लगाए गए हैं। तो उसी तरह से ओके अब वो लोग धीरे धीरे क्या होने लगे, पीछे हटने लगे। नहीं होगा ओके इस तरह से अगर हम लोग नेपोलियन को सपोर्ट करेंगे ओके, क्योंकि हमारे देश में डेवलपमेंट आएंगे, चेंजेस आएंगे, तो उसके लिए ओके बहुत ज़्यादा ओके उन लोगों को कंट्रीब्यूशंस देना पड़ रहा था। नंबर 1 तो टैक्सेस पे करना पड़ रहा था, नंबर 2 ओके वहाँ पर सेंसरशिप ओके लगाए जाएंगे, नंबर 3 ओके उन लोगों को क्या भी करना होता था ओके, आर्मी में फ्रेंच आर्मी में भरना भी होना ओके पड़ता था। अगर फ्रांस आर्मी ओके किसी देश के ऊपर और किसी देश के साथ लड़ाई करने जा रहा है तो उसके लिए ओके उसके लिए भी ओके लड़ना पड़ता था उस देश को, इसीलिए ओके अब धीरे धीरे ओके वो लोग क्या हो रहे थे, पीछे हो रहे थे। तो इस तरह का ओके रेस्पॉन्स हम लोग देख सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज में नेपोलियन कोड का। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ना आप लोग, एकदम यहाँ पर फ्रेंड्स ओके आर्मीज यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट को एकदम से वेलकम कर रहे हैं ओके। यहाँ पर लिबर्टी ऑफ ट्रीज ओके, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ओके आएंगे, यानी कि नेपोलियनिक कोड आएंगे, तो वो क्या लेकर आएंगे, लिबर्टी लेकर आएंगे ओके, हमें क्या मिलेंगे, लिबर्टी मिलेंगे ओके। तो इस तरह का सोच हम वहाँ पर देख सकते। तो आज ओके हम लोग यहीं तक करेंगे, फिर से हम लोग ओके दूसरे क्लास में दूसरा टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए ओके आप लोग अच्छे से पढ़िए ओके। कोई भी क्वेरी यानी कि कोई भी ओके कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग ओके मुझे पूछ सकते हैं कि नहीं। और उसके साथ साथ यहाँ से ओके मैं होप करता हूँ कि शायद एक भी पॉइंट नहीं छूटा है। तो इसी तरह से आप लोग मेरे साथ SST ओके पढ़िए दीक्षांश एडुटेक के थ्रू। तो तब तक के लिए ओके बाय, हैव अ नाइस टाइम।